नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहाड़ के गौरव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज के इस अंक में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में चाइना में बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है। जी हाँ, वहां पर ही काफी फेमस हैं और वहां पर कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। कई सारे जो फेमस वहां के सीरियल्स हैं उसमें काम कर चुके हैं। साथ ही साथ वहां पर कई सारे इंडियन थीम पर बने रेस्टोरेंट उनके वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों को चाइना में रोजगार भी दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ देव रतूड़ी जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया सर। और सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी वहाँ पे मूवीज करते हैं, सीरियल्स करते हैं। कैसा लगता है, आप उत्तराखंड से निकलकर चाइना पहुंचते हैं, चाइना में कैसा माहौल आपको देखने को मिलता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सफर था उत्तराखंड से चाइना जाने का। और हम्म। उसके पीछे तो जो ब्रूस ली की फिल्म थी उससे मैं काफी इंस्पायर हुआ था, उसकी वजह से मैं चाइना गया। और एक हम्म। लंबा सफर था, मेरे को लगभग 18 साल हो गए चीन में। हम्म। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बड़े मिलनसार हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। और वही एक वजह है कि हम लोग वहाँ पे इतना बढ़िया कर पाए। हाँ जी। आप टिहरी के एक छोटे से गांव से हैं। आज गांव के लोग आपको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप एक बियॉन्ड दी चीजें जाके कर रहे हैं, इमेजिनेशन से पार जाके, मतलब कि हम पलायन की बात करते हैं लेकिन एक अच्छा पलायन भी होता है। आप उत्तराखंड के लोगों को भी अपने वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उनको रोजगार देते हैं। तो गांव के लोग, आपका जो परिवार है, क्या आज क्या कहते हैं? नहीं, जब भी गांव जाता हूं तो बड़ा प्यार मिलता है। और बहुत ही वो आदर सत्कार और मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं जो इस तरह से बड़े बुजुर्गों का जो प्यार मिलता है। और मैं उस गांव से, केमरिया शोर गांव से पहला व्यक्ति रहा हूं जो विदेश गया है, चीन गया। और मैं हम्म। लगभग अपने गांव से लगभग सभी लोगों को चीन ले जा चुका हम्म। हूं। मेरे ख्याल से हर घर से लगभग एक अच्छा। बच्चा चीन में है। अब तो खैर दूसरे देश में भी चले गए हैं। और हमारे गांव से ही हम्म। नहीं, हमारे आसपास के क्षेत्र से भी लगभग मैं 150 से ज्यादा लोगों को चीन ले जा चुका हूं। और उसमें से 45 से करीब करीब जो लोग हैं वो हमारी खुद की कंपनी में काम कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, हमने सुना है कि वहां पर बच्चों को आपके बारे में पढ़ाया भी जाता है, आई थिंक 7वीं कक्षा में। ये सच है क्या? हाँ, पहले तो मुझे मुझे भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं वहां पर हम्म। लगभग 2018 की बात है। कुछ बच्चे, हम्म। मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती है और उनका फोन आया और वो बहुत एक्साइटेड थे कि अंकल हमको आपकी बारे में पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और मैंने अपने जो साथियों को बताया कि मैं अंकल को जानती हूँ पर्सनली। और इनको यकीन हम्म। नहीं हुआ। और वो सब बच्चे आपसे अच्छा। मिलना चाहते हैं। तो 2018 की बात है, वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलने आए। और मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने वो किताब खुद देखी 7वीं की क्लास में। उसमें मेरी स्टोरी थी, उसमें बताया जा रहा है कि देव रतुड़ी कब चाइना आए, कितने रेस्टोरेंट है, बहुत सारी स्ट्रगल की कहानी है। हम्म। और फिर उन सब हम्म। बच्चों ने फोटो वोटो खींची तो वो किताब उन्होंने गिफ्ट में दी मेरे को। तो तब वो एक हम्म। एक्चुअली वो किताब एक साल पहले ही पाठ्यक्रम में शामिल हो गई थी। और मुझे एक साल हम्म। बाद पता चला। एक साल बाद आपको पता चल रहा है और आपके बारे में लिखा हुआ है। खैर, अच्छा देखिए, आप आज इतने फेमस हैं चाइना में और इंडियंस भी आपको इतना जानते हैं, आपका मतलब उत्तराखंड में लोग प्राउड करते हैं। और अगर मैं आपके स्ट्रगल की बात करूं और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के, क्योंकि इतने मुकाम तक पहुंचने पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है पीछे। तो ये किस तरह की आप फैमिली से हैं, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हो पाई, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने, क्योंकि उत्तराखंड से चाइना में जाके वो भी फिल्म करियर, जो कि बहुत रिस्की होता है, और मतलब कैसे कर पाए आप इतना अजूबा ये सब? देखिए, हमारे पास में क्या था कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं। जैसे मैंने भी पिछले कई इंटरव्यू में बताया कि मैं उस स्कूल में, राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला में, अगर आप हमारे प्रिंसिपल साहब हम्म। से आज भी बात करेंगे तो वहां हम्म। पर शायद मैं पहला और आखिरी स्टूडेंट, ऐसा बच्चा रहा हूं जो 8वीं क्लास तक नंगे पांव स्कूल जाता था, क्योंकि मेरे पास चप्पल भी नहीं होती थी। और हालात ऐसे थे कि हमारे पास में कि 10वीं तक मैंने सिर्फ पढ़ाई करी, उससे आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाया क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब थी। इवन मैंने तो तो 10वीं आपने करा, सिर्फ मेरे जो बड़े 10वीं भाई तक ही साहब हैं, पढ़ाई 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 की की, सिर्फ सिर्फ 10वीं 10वीं तक। तक? 10वीं तक करी, वो भी बड़ी मुश्किल से कर पाया ग्रेट। क्योंकि सरकारी जो स्कूल में जो फीस भी होती थी उसके पैसे नहीं होते थे, कपड़े के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैं पुरानी जो किताबें हम्म। होती थी, जिन्होंने 11 10वीं कर दी, तो उनकी किताबें लेके इस तरह से पढ़ता था। मैंने तो खैर 10वीं हम्म। करी, लेकिन मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने 7वीं क्लास में ही, वो 11 साल के थे, वो छोड़ के बम्बे नौकरी करने चले गए थे। आज वो बम्बे में एक नौकरी करते थे, एक किसी ओनर के पास में एज ए ड्राइवर उन्होंने हम्म। काम करा वहां पे।
आज वो हमारी हुँ, कंपनी हुँ। में डायरेक्टर हैं चाइना में। मैं उनको भी 5-6 साल वाह! पहले अपने साथ ही ले गया। तो बड़ा संघर्ष रहा है। 10वीं करने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था। 11 साल मैंने हुँ, दिल्ली हुँ। में काम करा। एक दूध की डेयरी में से शुरुआत हुई मेरी। ₹350 तनख्वाह थी और मैं साइकिल पे दूध बेचा करता था कापासेड़ा, समालका इस एरिया में, कापासेड़ा बॉर्डर के हुँ, पास में। हुँ। उसके बाद फिर एक बिल्डर हैं, उनके पास मैंने 11 साल काम करा। उनकी गाड़ी साफ करने से लेके उनको ड्राइव करना, उनसे मैंने बिज़नेस के थोड़ा-सा टिप्स वगैरह सीखे। तो वो हुँ, मेरे को अपनी बेटी की तरह मानते थे, बहुत प्यार दिया उन्होंने। काफ़ी मारते भी थे। हुँ। तो उस थप्पड़ में एक प्यार भी होता था और एक नसीहत भी होती थी। तो फिर बम्बई गया 1998 में। मुझे लगा कि उनके साथ कई बार लड़ाई हो जाती थी। मैं कहा नहीं, मैं हीरो बनने बम्बई जा रहा हूँ। क्योंकि वो हुँ, ब्रूस ली की बहुत ज़्यादा फ़िल्म देखता था मैं, और उनकी एक फ़िल्म देखी थी मैंने ब्रूस ली की ड्रैगन, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एंड वो उस ड्रैगन जो फ़िल्म है उसमें ब्रूस ली की लाइफ़ स्टोरी है, कैसे वो हांगकांग से उसके हुँ, फ़ादर उसको अम, यूएस भेजते हैं। वहाँ पर वो रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेके, और उसके बाद उसके अंदर वो कला होती है हुँ। मार्शल आर्ट की, और उससे वो आज की डेट में हम देखेंगे तो लीजेंड है मार्शल आर्ट का, और वर्ल्ड फेमस मूवी करेक्ट। स्टार भी है। तो मुझे लगा कि आपने जब भी ब्रूस ली मार्शल मार्शल आर्ट आर्ट हाँ जी, सीखा? सीखा? हाँ जी, हाँ जी। ओके। मुझे लगा कि जब ब्रूस ली कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं बम्बई भागा। बम्बई मैंने हुँ, लगभग 1.5 साल तक मैंने मार्शल आर्ट सीखा। मैंने ओके। काफ़ी कोशिश करी, बहुत सारी फ़िल्मों में ऑडिशंस दिए, लेकिन हुँ, मौका नहीं मिला। हालाँकि एक बार हुँ, मौका मिला था, जो पुनीत सर जी हैं, वो एक सीरियल हुँ, डायरेक्ट कर रहे थे हिंदुस्तानी। उसमें उन्होंने एक हुँ। छोटा-सा डायलॉग दिया कि इसको बोलो, लेकिन जब कैमरे के सामने बोलने का मौका मिला, तो मेरे पैर काँपने लग गए। उस दिन रियलाइज़ हुआ कि इतना आसान नहीं है। हाँ जी, उसके बाद फिर वापस दिल्ली आना पड़ा दोबारा। लेकिन जो ब्रूस ली का ठीक जो है। भूत था, कुंग फू का, वो जा नहीं रहा था दिमाग से, तो मैं सोच रहा था किस तरह से मैं चाइना पहुँचूँ। तो हुँ, फिर किसी दोस्त ने रिकमेंड करा कि एक ओनर है जिनके चाइना में रेस्टोरेंट है, और उनके यहाँ तू एज़ अ वेटर काम कर सकता है, और वहाँ जाके तो फिर अपना मार्शल आर्ट सीख लेना। तो वही एक हुँ। मौका था 2005 में, मुझे चाइना चाइना जाने का मौका मिला, और उसके बाद आगे की कहानी फिर लंबी है। मतलब चाइना में आप किस तरह से एंटर किया आपने बताया, फिर उस एक वेटर की जॉब से लेके वहाँ के एक इतने फेमस एक्टर्स की लिस्ट में आना, ये सच में बहुत ही लंबी कहानी होगी और काफ़ी लंबा संघर्ष यहाँ पे होगा। अच्छा बताइए वहाँ पे किस तरह से ट्रीट, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा ही है, इंडियंस को कैसे मतलब वहाँ पे डील करते हैं लोग, मतलब किस तरह का बिहेव उनका रहता है? क्योंकि हम वैसे देखें पॉलिटिकली तो मतलब इंडिया और चाइना का तो थोड़ा रहता है 36 का, लेकिन वैसे कॉमन मैन वैसे देखें तो लोग कैसे रहते हैं नहीं, वहाँ के लोग, मैं कहता हूँ इंडियंस? कि हमारे दोनों देशों के जो लोग हैं बहुत ही मधुर हैं। अगर हम्म, वहाँ पर आप बात करेंगे तो मेरे को 18 साल हो गए वहाँ पे, और आज तक कभी भी मतलब जो लोग हैं उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। वो हुँ, हमेशा यही बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट अपना काम करे, हम अपने क्यों रिश्ते खराब करें, हमने तो बिज़नेस करना है, हमने तो काम करना है। तो बहुत ही मधुर हम्म, लोग हैं, बहुत ही मिलनसार लोग हैं, और वही एक कारण रहा है कि हम लोग कोविड के बाद भी हमने देखा कि डोकलाम था, बाकी हमारे बॉर्डर पे भी, क्योंकि पड़ोसी हैं तो थोड़ा बहुत होता ही है। लेकिन उसके बावजूद हम्म। भी हम वहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे जो अलग एक अच्छा अच्छा, पहचान वहाँ वहाँ की की मिली। जो जो फ़िल्म फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री है है और और जो जो यहाँ यहाँ की की बॉलीवुड बॉलीवुड है, है, आप आप किस किस तरह तरह का का अंतर अंतर आपने आपने देखा? देखा? और और आप आप कुछ कुछ कह कह रहे रहे थे थे, वो वो भी भी पहले पहले कंप्लीट कंप्लीट कर कर लीजिए। लीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखो आज की डेट में जो हमें एक अलग पहचान मिली, उसके पीछे एक ये भी कारण रहा है कि मैं शुरू से बहुत ही सांस्कृतिक प्रेमी रहा हूँ। मुझे लगा कि हमारी जो अच्छा। संस्कृति है वो पूरी विविधताओं से भरी पड़ी है। बहुत सारा है, हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। तो वाह। मैंने देखा कि जब मैं जॉब कर रहा था 2005 से, और 2012 तक मैं जॉब ही कर रहा था अलग-अलग कंपनियों में, वेटर से लेके रेस्टोरेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, F&B ऑपरेशन डायरेक्टर, मतलब जो टॉप हम्म, पोजीशन होती है होटल लाइन की, हम्म, उन सब में मैंने काम हुँ, करा। 10,000 जो सैलरी थी मेरी, वहां से मेरा सफर शुरू हुआ, और 2012 में मेरी जो लास्ट जॉब थी, मेरी लगभग 3.5 लाख रुपए की करीब-करीब सैलरी थी। तो इस दौरान मुझे लगा हम्म, कल्चरल गैप बहुत ज्यादा है, दो देशों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में। हम्म, क्योंकि जब मैं चाइना जा रहा था तो ओके। लोग बहुत डरा रहे थे, यार क्या करेगा, वहां तो गरीबी है। वहां गया तो आंखें खुली की हम्म, खुली रहेगी, चाइना इतना डेवलप हो रखा है। तो वहां के लोगों को जब पूछा तो उनको लगता है कि हमारे सारे लोगों को योगा आता है, और डांस और हम्म, सिंगिंग में माहिर होते हैं इंडियन। तो ये जो हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसको फिल करने के लिए फिर एक आइडिया आया कि एक कल्चरल थीम में रेस्टोरेंट खोला जाए। तो जो हम्म, हमारा रेस्टोरेंट है वो बहुत ही यूनिक है। वो इसलिए भी ओके। अलग है कि हम लोग सिर्फ खाना ही नहीं,
हम लोग अपना जो भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो त्योहार हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो हिंदी दिवस हो, हुँ, बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं हम, योग हो, ध्यान हो, हुँ। इस पे हम लोग बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा वो लीक से हट के, और लोगों को बहुत पसंद आता है। और वही ये कारण रहा कि हमारा रेस्टोरेंट जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लोगों को प्यार मिलता रहा, और हम अच्छा, रेस्टोरेंट से याद आया, वहाँ पे तो आई थिंक चाइना में तो ज़्यादातर लोग आई थिंक मोमोज़ और नूडल्स खाते होंगे, तो क्या आपको यही सब खाने को मिलता है या नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे रोटी खाते हैं वो सब भी मिलता है? चाइना में लोग मोमो नूडल्स तक ही नहीं रहते, वो सब कुछ खाते हैं, वहां पर सब कुछ सब मिलता है। खाते हैं? क्यों हम लोग को तो ऐसा लगता है कि वो लोग बस नूडल्स खाते हैं, इसलिए इसलिए इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। वहां पर बहुत सारा मतलब वेराइटी ऑफ फूड है। जैसे अगर ओके, चाइनीजों से पूछे तो उनको, उनके दिमाग में ये रहता है कि इंडियन सिर्फ करी खाते हैं, उनको सिर्फ करी के अलावा अच्छा। दूसरे खाने का नाम नहीं पता था। ये बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि उनको बताना कि भाई इंडियन खाना और क्या सोचते हैं वो हम लोगों के बारे में, और क्या सोचते हैं कि हम और क्या खाते हैं या कैसे हैं, मतलब चाइनीज के माइंड में क्या रहता है लोगों के? जो चाइनीज के दिमाग में उनको लगता है कि इंडियन सिर्फ करी खाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं। उनका जो पहले जो माइंड सेट था वो था कि बड़े गंदा रहते हैं, गरीबी है, पुल के नीचे, इस तरह का जो माइंड सेट था, जो हमको बहुत टाइम लगा उसको ब्रेक करना। वो इसीलिए हमने वो कल्चरल ओके। थीम रेस्टोरेंट खोला था। उनको ये भी था कि हम्म। भाई हर एक इंडियन को डांस आता है, क्योंकि वो बॉलीवुड फिल्म से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। उनको लगता है कि डांस और अच्छा, सारे सिंगिंग तो इंडियंस को हमारे डांस आता है उनके हिसाब ब्लड से। में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और उनको ये भी लगता है कि हर एक इंडियन जो है बाबा रामदेव की तरह पेट को ऐसा घुमा सकता है। तो ये बहुत सारे, हाँ जी, बहुत सारे ऐसे भी चैलेंज थे। और जो जैसे हमारे, हमको भी बहुत ज्यादा पता नहीं रहता। अब तो खैर डिजिटल का हाँ, जैसे हमें लगता है कि जो चाइनीज लोग हैं वो हर कोई मतलब वो कुंफू कर लेता होगा, हमें ऐसा लगता है। हाँ जी, ऐसे ऐसा उनको नहीं कुछ है। हमारे। मैं तो इसी चक्कर में वहां पहुंच गया। मुझे लगा कि हर चाइनीज को मार्शल आर्ट आता है। फिर एक को पूछा, दो को पूछा, तीन को पूछा, पता चला यहाँ तो किसी को नहीं हाँ। आता है। मतलब बहुत कम लोगों को आता है। फिर उन्होंने, मैं कहा ओके। यार तुम लोग तो, हम तो दिखाते फिल्म में, तुम दिखाते हैं ब्रूस ली की फिल्म में सबको मार्शल आर्ट आता है, यहाँ किसी को नहीं आता है। तो उनको लगा तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म में भी तो हर एक 5-10 मिनट बाद में डांस चालू हो जाता है, तुम डांस करके दिखाओ, भाई तुम योगा करके दिखाओ। तो फिर समझ में आया काफी सालों बाद कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफी बड़ी है। अच्छा, एक वहाँ पे सर, वहाँ पे एक शाओलिन टेम्पल है आई थिंक, जो भी मार्शल आर्ट ये सब सीखना चाहता है, कुंफू, तो एक ड्रीम होता है वहाँ पे जाना, उसे लेके क्या कहना है आपका? नहीं, एक बहुत ही, एक चाइना का जो शाओलिन टेम्पल है बहुत फेमस है। वहां पर हजारों लोग, और लगभग सभी देशों से लोग आते हैं वहां पर सीखने। और शुरू में मेरा भी हम्म। यही मकसद था कि मैं चाइना में जाके मार्शल आर्ट सीखूं, लेकिन मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाया। तो मैं रेस्टोरेंट एज ए हम्म। वेटर से शुरू करा और फिर इसी में लग गया। लेकिन 2015 में मेरे को एक मौका मिला। एक फिल्म, हमारे रेस्टोरेंट में एक डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा यार कि एक रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा बना है, और हम चाहते हैं कि इसमें हम्म। एक छोटा सा सीन है कि जो ओनर है वो हम्म। हमारे मेन एक्टर को ग्रीट करके अंदर लाता है रेस्टोरेंट में, और उसको जो है इंडियन कुजिन के बारे में बताता है। तो मुझे हम्म। लगा ये एक मौका है मेरे लिए, चलो इस बार जो है हम्म। हार नहीं माननी है, इस बार इस रोल को करता हूँ। तो फिर वो, ये आपने किया। हाँ जी, वो मौका मिला और मैंने वो फिल्म करी। पहली फिल्म थी मेरी चाइना में 2015 में। और उस हम्म। फिल्म को मेरे ख्याल से एक और डायरेक्टर था जिसने देखा, उसको मेरा रोल बड़ा पसंद आया, और उसने मेरे को अपनी जो दूसरी फिल्म थी उसमें मेन गैंगस्टर का जो रोल दिया। और जो हम्म। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश करी कि बेहतर उसको, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि उसको बहुत बेहतरीन अदाकारी से लोगों का तरीके से। मनोरंजन करूं। और उसमें मैं हम्म। काफी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि वो जब फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे, लगभग अब आप देखेंगे तो मैं लगभग 35 से ज्यादा फिल्मों में अलग अलग किरदार निभा चुका हूँ। फिल्म सी नहीं, टीवी ड्रामा और बहुत सारे एड्स वगैरह कर चुका हूँ। हाँ जी। आपने बताया आप सिर्फ 10वीं तक ही आपने पढ़ाई की है, लेकिन जो 35 फिल्में आप बता रहे हैं तो ये चाइना की फिल्में हैं, तो आई थिंक जाहिर सी बात है कि चाइनीज जो है उसी में ही, मतलब उसी बोली में होती होगी उनकी जो भाषा है। तो आपने ये मतलब भाषा सीखी होगी, कितनी मुश्किल, मतलब कितना मुश्किल लगा ये सब करना आपको? नहीं नहीं, मैंने 6 महीने में चाइनीज भाषा सीख ली थी। आई वाज अ फास्ट लर्नर। मेरे को याद जल्दी हो जाता था। मैं 6 महीने में चाइनीज भाषा सीख ली थी। और मेरी ज्यादातर जो फिल्म है उसमें मेरे डायलॉग्स चाइनीज में है। लेकिन मैंने उसके अलावा हम्म। एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम करा है, द आर्क। उसमें मैंने एक एस्ट्रोनॉट का रोल अदा करा है। और एक और फिल्म है जिसमें, दो तीन फिल्म है जिसमें मैंने इंग्लिश इंग्लिश में बोला है। अदरवाइज ज्यादातर फिल्में हैं चाइनीज, चाइनीज में ही सारी डायलॉग है।
मतलब आपने हॉलीवुड की मूवीज़ भी कर ली हैं, आपने चाइनीज़ मूवीज़ भी कर ली हैं, अब मतलब बॉलीवुड की तरफ ही रुख करना बाकी रह गया है। बॉलीवुड से अभी ऑफर है और आई एम अरे प्लानिंग, वाह! मेरे ख्याल से आने वाले साल में शायद बॉलीवुड में भी कुछ रोल। तो आप अच्छा तो आपको वो मार्शल आर्ट वगैरह परफेक्ट मतलब वो सब आता है आपको आज? हाँ, सीख चुके हैं मतलब? मैंने अच्छा। मैंने बम्बई से ब्राउन बेल्ट करा है, उसके बाद मैंने कापासड़ा एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर मैंने अपना स्कूल खोला था। 1 साल तक मैंने मार्शल हुँ। आर्ट स्कूल भी चलाया। बहुत सारे लड़के ट्रेन अच्छा। करे मैंने 2000 से ग्रेट। 2002 तक। हाँ जी। नहीं, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर आप बॉलीवुड में आते तो ऐसा ना हो कि टाइगर श्रॉफ को थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाए आपकी वजह से। हाँ, नहीं, 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 वो बहुत बड़े स्टार है, वो बहुत बड़े स्टार है। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सीखा, अब तो मैं कहूँगा कि अब तो ब्राउन बेल्ट करी थी मैंने, अब हुँ। बेल्ट तो चली गई लेकिन अब ब्राउन रह गए कलर। बेल्ट चली गई, ब्राउन रह गए। अच्छा आप फिर अ, तो उत्तराखंड को फिर कितना मिस करते हैं? अपना वो मंडुए का रोटी हो गया या अपनी चीज़ें हो गई, अपनी संस्कृति हो गई कि आप चाइना से जब यहाँ पे आते होंगे तो आई थिंक बहुत रेयर ही आप आते होंगे, अप डाउन कैसे करते हैं और कितना मिस करते हैं? हाँ जी, लगभग 3-4 साल में आना होता है क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से हम लोग फँस गए थे। अदरवाइज़ हुँ। उत्तराखंड से हमारा बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है। हम लोग घर पे भी गढ़वाली बोलते हैं। हमारे वहाँ पर रेस्टोरेंट में गढ़वाली सॉन्ग पे डांस होता है। अगर आप कभी देखेंगे वीडियो अरे मैं शेयर वाह! करूँगा आपके साथ में। तो हम लोग बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं कि हमने वहाँ पर भी गढ़वाल बसा दिया है। क्योंकि 45 हमारे एम्प्लॉयी हैं, ज़्यादातर हमारे टिहरी क्षेत्र या उत्तराखंड से ही हैं। तो आपने तो एक कॉलोनी एक मतलब एक मोहल्ला पूरा वो गढ़वाल का कर दिया चाइना के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मिनी गढ़वाल बन मिनी रखा है वहाँ गढ़वाल। पे। मिनी हाँ गढ़वाल। जी, हाँ जी। और क्या-क्या शौक है सर आपके? आप एक्टिंग और आपने बताया मार्शल आर्ट इसके अलावा और कुछ करना पसंद करते हैं क्या? एक्टिंग के अलावा मुझे लगता है कि कई बार जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वो बुलाती है बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, बच्चों को बिज़नेस के टिप्स देने के लिए क्योंकि हमारे वहाँ जी। पर लगभग अभी 8 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, 3 चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं एंड रेस्टोरेंट अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये सक्सेसफुल है। हालाँकि मैं अब भी आज की डेट में भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ, अब भी सीख रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जब पढ़ाई का टाइम था, तो उस दौरान कभी कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब बहुत सारे मौके मिलते हैं जब कई यूनिवर्सिटीज़ बुलाती है कि आप हमारे बच्चों से बात करो, उनको प्रोत्साहन करो, उनको उनको कुछ बिज़नेस के टिप्स दो। तो ये भी एक हॉबी है, फ़िल्म्स भी एक हॉबी है। अदरवाइज़ मैं बहुत हुँ। ज़्यादा अपने आप को कल्चरल में इन्वॉल्व रखता हूँ। एक कल्चरल प्रेमी के तौर पे कोशिश करता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको जो है पूरी हुँ। दुनिया में और चीन में आगे तक ले जाए। बिल्कुल और सिर्फ डिग्री से कहते हैं कुछ नहीं होता। असली शिक्षा आई थिंक जीवन में जो ज़िम्मेदारियाँ आती हैं और जो ठोकरें मिलती हैं वो सिखा देती हैं, जो असली सीख होती है। तो वो उसके जीते जागते उदाहरण आप हैं और आज आप काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुक्रिया आज उत्तराखंड तक कुछ समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ देव रतूरी जी जो कि एक एक्टर हैं। इनके कई सारे हमने बताया रेस्टोरेंट भी हैं। इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है चाइना के अंदर और वहाँ पर एक मिनी गढ़वाल इन्होंने बसा दिया जो कि काबिल तारीफ़ है। तो फिलहाल इस आज के इंटरव्यू में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।